हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हो बच्चों? सब होप सो अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होगे। देखो, हमने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर रखा था और साइकोलॉजी में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो एचटेट है, सीटेट है, यूपीटेट है। वैसे देखो, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी बहुत टाइम से, तो बहुत पहले तो नहीं पूछी जाती थी। दो चार जब एचटेट के एग्जाम पीछे हुए हैं, इनमें सिगमंड फ्रॉइड का हर बार क्वेश्चन देने लगे। तो इस पर्पज से मैं बता रही हूँ कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखो, आज हम पढ़ लेंगे डिटेल में। सिगमंड फ्रॉइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सभी ध्यान से सुनना। कुछ बातें तो मैंने लिख दी हैं और कुछ बातें मैंने लिखी नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन करूं तब अपने हिसाब से उसको लिख लेना। क्योंकि सारी बच्चों, देखो, मैं सारी बातें नहीं लिख सकती, क्योंकि बहुत सी चीजें लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं लेकिन मेन मेन जो पॉइंट्स है ना, वो मैंने आपके लिए सारे लिख दिए। मेरे साथ समझते चलना, जो मैं ना लिखा है वो और अपने अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में उतार लेना। फिर देखो, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है ना, पहले तो इसको ये याद रखना है, ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है। मतलब मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। या इसको हम बोल देते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, देखो, सिगमंड फ्रॉइड का विश्लेषणवाद का सिद्धांत साइको एनालिटिकल थ्योरी भी बोल देते हैं और साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। मतलब एनालिटिकल पूछ लिया जाए, साइको एनालिटिकल या साइकोसेक्सुअल थ्योरी पूछ लिया जाए, तो आप किसकी कहोगे? सिगमंड फ्रॉइड की है। देखो, इसने ना हर चीज को, सिगमंड फ्रॉइड एक अजीब सा टाइप का साइकोलॉजिस्ट था। इसने हर चीज को सेक्स से रिलेट किया है कि बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो सेक्सुअली इस टाइप का डेवलपमेंट कर रहा है, ऐसा कर रहा है तो इस टाइप का डेवलपमेंट कर रहा है। मतलब एक अजीब सी फिलोसफी रही है सिगमंड फ्रॉइड की, लेकिन हमें पढ़नी पड़ती है क्योंकि एग्जाम में हमेशा आती है। देखो, इसके दो स्टूडेंट्स भी रहे हैं, एडलर और जुंग। लेकिन जब 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 इसने साइकोलॉजिस्ट ने अपनी फिलोसफी बताई ना, तो वो लोग भी बच्चों के लिए पता नहीं इसने क्या क्या बोला, तब भी एडलर और जुंग इनकी बातों से सहमत नहीं थे, तो वो कुछ टाइम बाद इनसे अलग हो गए। एडलर और जुंग इनके स्टूडेंट्स थे, किसके? सिगमंड फ्रॉइड के। अच्छा, ये थे कहां से, ये भी याद रखना है, ये ऑस्ट्रिया, वियना से थे। कहां से थे ये? वियना से थे। अब दो बातें हो गई। सिगमंड फ्रॉइड का इंपॉर्टेंट टॉपिक किसका है? साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड या साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ये थे कहां के? ये ऑस्ट्रिया, वियना के थे और ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। इसीलिए इसको फादर ऑफ न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम होता है ना हमारा, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जितना, माइंड से रिलेटेड जितना होता है, वो किसने दिया था? वो भी इसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने। इसीलिए फादर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को भी कहा जाता है, क्योंकि इसने दिमाग से रिलेटेड बहुत बातें बताई थी। देखो, हमने पहले क्लास में पढ़ा था, चेतन, अर्ध चेतन, अचेतन मन, जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इन्हीं के दिए हुए सिगमंड फ्रॉइड के। ठीक है, देखो, इन्होंने तीन टाइप से बताया है इस चीज को। सुनो एक बार, थ्योरी बताई इसने, अपने थ्री एस्पेक्ट्स बताए हैं कि हमारा जो माइंड है, हमारी जो पर्सनैलिटी है एक बच्चे के विकास की, वो किस टाइप से होती है। सबसे पहले इन्होंने बताई है स्थलाकृति, जिसे हम ट्रॉपिकल एस्पेक्ट्स बोलते हैं, डायनामिक एस्पेक्ट बोलते हैं और साइको एनालिटिकल एस्पेक्ट बोल देते हैं, साइकोसेक्सुअल बता देते हैं। देखो, सिगमंड फ्रॉइड ने तीन एस्पेक्ट्स बताए हैं और तीनों के तीन इंपॉर्टेंट है, तीनों हर एग्जाम में आपने देखे होंगे। एक पहला देखो, हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एस्पेक्ट्स, मतलब स्थलाकृति। इसमें क्या बताया है, इसमें ये बातें सुनो। फिर हम डायनामिक पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल में बताया है, देखो मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल में, जो पीछे था ना, जो मैंने बताया था चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन के बारे में, एक टॉपिक में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। वही बातें किसने बताई थी? जब आपके एग्जाम में आ जाए कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इन सब के बारे में किसने बताया है? आप याद रखोगे किसने बताया? सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है। इन्होंने ट्रॉपिकल में, स्थलाकृति में, एक सब कुछ, हर चीज को किससे बताया है? माइंड से रिलेट करके बताया है। तो ट्रॉपिकल में तीन एस्पेक्ट्स आते हैं, वो हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब उन्होंने माइंड को तीन टाइप से बताया है। देखो, लिख रखा है मैंने, कॉन्शियस माइंड, इंग्लिश में लिख लो एक बार, बहुत बच्चों के प्रॉब्लम आती है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब माइंड के तीन टाइप किसने बताए हैं? माइंड के तीन टाइप बताए हैं किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। इसने अब जो अपना जो माइंड है ना, इसकी कंपैरिजन, इसकी जो तुलना है ना, वो आइसबर्ग के साथ की है। कैसे? देखो, इन्होंने क्या बताया, हमारा जो माइंड है ना, इसको ऐसे मान लो,
यहाँ पे हमने 2-3 बातें पढ़ी हैं, याद हो गई होंगी ना। देखो एक बार मैंने बताया है साइकोसेक्सुअल साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है सिगमंड फ्रॉइड ने, और इसके बारे में इसने 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। पहला ट्रॉपिकल बताया है, सेकंड डायनामिक बताया है, और थर्ड बताया है साइकोसेक्सुअल। ठीक है, तो अब जो ट्रॉपिकल है उसके 3 टाइप पढ़ रहे हैं। ट्रॉपिकल में सिगमंड फ्रॉइड ने 3 मन के 3 प्रकार बताए हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, माइंड की, हमारे जो माइंड है इसकी तुलना आइसबर्ग से किसने की है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप याद रखोगे हमारा जो माइंड है इसकी तुलना, इसकी कंपैरिजन आइसबर्ग से सिगमंड फ्रॉइड ने की है। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा है, हमारा जो माइंड है ना वो एक आइसबर्ग की तरह है, मतलब हिमखंड की तरह है। जैसे ये हम बर्फ होगी ना, इसमें देखो मान लो 10 है, तो इसमें से 9 हिस्से है ना हमारा माइंड का सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये वाला जो है 9, ये कौन सा होता है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस। इन्होंने बताया है कि ये क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है। मतलब अनकॉन्शियस में क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में हमारी जो दमित इच्छाएं होती है ना, इनका तो मानना ये था कि मान लो हमें किसी को भी देख के हमारी जो सेक्स डिजायर्स है ना, उनका हम क्या कर लेते हैं, हमारी इच्छाओं को दबा लेते हैं। हर किसी के लिए हम अपने डिजायर्स पूरी नहीं कर सकते हर किसी के साथ। तो इनका मानना तो हर चीज को रिलेट, मैं बता तो रही हूं, उन्होंने सेक्स से किया, अजीब सी फिलोसफी थी इनकी, पर क्या करें, हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड मतलब दमित इच्छाएं जो हमारी होती है ना, वो हमारी सारी कहाँ होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। किसी भी चीज को लेके हमारी दमित इच्छाएं हो सकती हैं, तो सारी की सारी कहाँ होती है, अनकॉन्शियस माइंड से। हमारा जो माइंड है ना, इसका 10 में से 9 हिस्से है ना, किसके होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड के होते हैं। और जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हो ना, ये कॉन्शियस माइंड है। और जो जो बताई जा रही है बातें, उनको रिकॉल जब करवा रही हूं, तो वो हमारा माइंड कौन सा काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जो हमारी दमित इच्छाएं होती है ना, जितनी भी दमित इच्छाएं, वो किस में आती हैं, वो, ये इंग्लिश में गलत लिख दिया भाई साहब, रुको भाई, सॉरी बच्चों, एक बार यहां इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान से सुन लिखना। देखो, अचेतन होता है सबकॉन्शियस, फिर से गलत लिख दिया, ये होता है अनकॉन्शियस, और ये वाला होता है सबकॉन्शियस। मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे माइंड की तुलना किससे की है, आइसबर्ग से की थी। हमारे माइंड का 10 में से 9 हिस्से तो अनकॉन्शियस माइंड होता है। इसका मतलब हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं, जो भी इच्छाएं आती है, जो भी डिजायर्स होती हैं, हम जो पूरी नहीं कर पाते, वो हमारे किस माइंड में चली जाती है, वो हमारी चली जाती है अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब अचेतन मन में, जिनको हम पूरा कर ही नहीं सकते। और जो मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो, ये सारी बातें कहां जाती है, ये जाती है बच्चों हमारी चेतन मन। ये किस माइंड से काम कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम कॉन्शियस माइंड से। ठीक है, और ये कितना हिस्सा, ये अचेतन क्या होता है, जैसे माइंड अभी बताया ना, इसका ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया, अनकॉन्शियस, और ये वाला कौन सा कॉन्शियस, जो बीच का जो है, जैसे मैंने बोला और आपने रिकॉल कर लिया, ये कहाँ आता है, ये सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ भी बातें जो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई किसी भी चीज को लेके, वो कहाँ गई, अनकॉन्शियस माइंड में गई। और जो आगे वाला हिस्सा, मतलब जो हमारा माइंड का आधा काम करा, अर्ध चेतन, जैसे मैंने कुछ भी पढ़ाया आप रिकॉल कर पा रहे हो उस चीज को, वो कहाँ जाती हैं, सबकॉन्शियस में। और जो हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो सारी किस माइंड से काम कर रही है, कब माइंड से हम काम कर रहे हैं बच्चों, कॉन्शियस माइंड से। उम्मीद है ये तीनों बातें याद हो गई होगी। तो ट्रॉपिकल एस्पेक्ट्स हमारी स्थाला करती, ट्रॉपिकल एस्पेक्ट्स में सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, पता लग गया। और क्वेश्चन ये आया था, किसे कंपैरिजन किया है, आइसबर्ग से किया। हमारी दमित इच्छाएं कहाँ होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में होती है, अचेतन मन में होती है। और कुछ जब चीजें हम पढ़ रहे हो, रिकॉल करनी पड़ जाए, कुछ भी चीज ये याद करते हैं हम, वो कौन से माइंड में होती है, वो बच्चों होती है अर्ध चेतन, मतलब सबकॉन्शियस में। और जो हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो कौन सा माइंड काम कर रहा है हमारा, वो बच्चों कर रहा है कॉन्शियस माइंड। हो गया एक एस्पेक्ट तो इसका ये था। और सेकंड इसका एस्पेक्ट था, वो था डायनामिक एस्पेक्ट्स। डायनामिक एस्पेक्ट्स में क्या था, गद्यात्मक जिसे हम आयाम बोलते हैं, उनमें इसने 3 प्रकार बताए थे, इड, ईगो, सुपर ईगो। मतलब देखो लिख रखा मैंने, हाँ,
देखो गद्यात्मक डायनामिक इसने बोला था कि हमारी जो एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है ना वो 3 टाइप से होती है। एक काम करता है इड के रूप में, एक काम करता है ईगो के रूप में, एक काम करता है सुपर ईगो के रूप में। देखो इड होता है ना, आप याद रखोगे हमने स्थलाकृति के 3 पढ़ लिए, चेतन, अचेतन, अचेतन, वो मन के प्रकार बताए थे। अब इसने सिगमंड फ्रॉइड ने ही बताया है एक डायनामिक एस्पेक्ट भी होता है एक इंसान का, उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप से काम करती है एक व्यक्ति की, वो 3 टाइप से उसकी पर्सनैलिटी होती है। एक पर्सनैलिटी होती है इड की, एक पर्सनैलिटी होती है ईगो की, एक पर्सनैलिटी होती है सुपर ईगो की। देखो बच्चों जो यहाँ पे जो ईगो लिख रखा ना, इसका ईगो का मतलब अहंकार घमंड से रिलेट मत करना। अब मैं समझाऊं तब सुनना। ईगो का मतलब हमेशा अहंकार घमंड ये नहीं होता। इनका मानना क्या था, देखो जो इड होता है ना वो किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है, वो इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। जैसे हम ये नहीं बोल देते कि तुरंत जिन बच्चों को सेटिस्फेक्शन चाहिए, तुरंत संतुष्टि जिस चीज को चाहिए, जैसे पशुत्व वाला व्यवहार नहीं होता, नहीं ये मुझे चीज चाहिए, इस टाइप का जो व्यवहार होता है ना वो किसका व्यवहार होता है, वो होता है बच्चों इड का। ठीक है, पशुता का जो व्यवहार करते हैं जितने भी लोग हो सकते हैं, जैसे किसी भी बच्चे का जो बलात्कार, आजकल नहीं सुनते कि 3 साल की बच्ची थी उसका रेप कर दिया, जो इस टाइप का जो पर्सनैलिटी होती है ना उस बंदे में क्या होता है इड होता है, मतलब पशुत्व वाला नेचर होता है, उसमें इंसानियत होती ही नहीं है। वो कौन सी होती है, इड होती है। इदम बोलते हैं, जैसे सुखवादी बोलते हैं, मतलब उसको अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी की, रेप किया और वो साइड चला गया, तो कैसा व्यवहार था, पशुत्व का ही तो व्यवहार था। तो ये वादी क्या होती है, सुखवादी होती है इड की, ये पशुत्व वाला व्यवहार होता है। ठीक है, सुखवादी मतलब तुरंत संतुष्टि यहां चाहिए होती है, इड में लिख लो तुरंत संतुष्टि। यहाँ पे क्या चाहिए होती है एक व्यक्ति को या एक बच्चे को, तुरंत संतुष्टि। देखो छोटे बच्चों से भी हो सकता है, छोटे बच्चे देखा होगा कई बार, हम कोई चीज मांग रहे होते हैं, हम उसको मना कर देते हैं, तो वो क्या करता है गुस्से में चीजों को फेंकने लग जाता है, फर्श पे लौटने लग जाता है, मतलब उसकी तुरंत क्या नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई कि उसको वो चीज मिली नहीं। तो उसने क्या किया, उसमें उस टाइम जो बच्चा वो बिहेवियर कर रहा हो, किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है, वो कर रहा है बच्चों इड वाला बिहेवियर, मतलब पशुत्व वाला बिहेवियर। ठीक है, अब देखो हो गया इड, जहां पशुत्व की बात आ जाए वहां पे कौन सा बिहेवियर, कौन सी टाइप की पर्सनैलिटी होगी, इड टाइप की। और सुपर ईगो देखो, जो बहुत बलिदानी टाइप के लोग नहीं होते, जो त्यागी, भगवानवादी, ईश्वरवादी जो बातें करते हैं कि नहीं ऐसा तो हम करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। जैसे जैनी लोग देखे आपने, जैनी लोग जब चल रहे होते ना तो वो इतना ध्यान से चलते हैं कि उनके पैरों के नीचे आके कीड़ी मकोड़ी कुछ भी, किसी भी कोई चीज हमारी वजह से ना मरे। इस टाइप की जो ईगो होती है कि नहीं सब कुछ ये हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे, मतलब त्यागी बलिदान टाइप के कि हमें कुछ भी गलत नहीं करना। जो ईश्वरवादी पर्सनैलिटी होती है ना वो किसकी होती है, वो होती है बच्चों सुपर ईगो की। किसकी होती है, सुपर ईगो की। लिख लो ईश्वरवादी, आदर्शवादी होते हैं ये। किस टाइप के होते हैं, आदर्शवादी, ईश्वरवादी। ठीक है, अच्छा देखो फिर आती है इन दोनों के बीच का होता है ईगो। जैसे हम लोग हैं कि कुछ भी गलत करें तब हम ये सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन हम बहुत सी चीजें गलत भी कर देते हैं। हमें लगता है कि ये अब सही टाइम है सही चीज करने का। जो नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है ना कि नहीं सुपर ईगो तो बहुत ज्यादा होगा, भगवान वाली बातें करने लगे, इड वाले पशुत्व की बातें करने लगे। इन दोनों के बीच में जो एक कड़ी का काम कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है ईगो। कौन कर रहा है, ईगो। ये क्वेश्चन भी आया है, इड और सुपर ईगो के बीच में जो कड़ी का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो करता है बच्चों ईगो। ये होते हैं मानवतावादी, जो गलत है उसको नहीं करेंगे, जो सही है उसको फटाक दे कर देंगे चाहे लोगों को कुछ भी लगे। तो ये होते हैं मानवतावादी, यथार्थवादी, रियलिज्म में काम करते हैं, जो रियलिटी है उसी पे बेस्ड जितने काम होते हैं ना, रियलिज्म में काम करते हैं, वो कौन से होते हैं, मानवतावादी, यथार्थवादी। हो गया। तो ये था बच्चों डायनामिक एस्पेक्ट्स में सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताई है, 3 बताए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड होती है बच्चों पशुत्व वाला जो व्यवहार करते हैं वो होती है इड, जिसे हिंदी में ईदम बोलते हैं। और जो बलिदान वाली, त्याग वाली, ईश्वरवादी वाली बात करते हैं वो कौन करते हैं, सुपर ईगो। और इन दोनों के बीच में इंसानियत वाली बात करते हैं वो कौन करते हैं, अहम वाले, जो ईगो वाले हैं। ईगो का मतलब यहाँ घमंड से नहीं है, अहंकार से नहीं है, इंसानियत से है, मानवतावादी से है। सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था, तो आप याद रखोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनो, कोई बहुत सुंदर सी लड़की जा रही है, एक मन उसको देख के आप इस एग्जाम्पल से समझ जाओगे, पूरी तीनों का डिफरेंशिएट कर पाओगे। देखो उस लड़की को देख के एक आदमी जा रहा है, उसने सोचा कि मैं इसको छेड़ देता हूं और उसने ऐसा कर दिया, तो उसने कौन सा व्यवहार किया,
पशुता वाला व्यवहार किया उसने गलत किया ना, तो वो कौन सा था? पशुता वाला व्यवहार था। और फिर क्या हुआ? सुपर ईगो। इसमें क्या हुआ? उसने क्या सोचा कि नहीं हो सकता है, ये तो क्या हो सकती है, अगर ऐसा हो गया तो मेरी बहन के साथ भी हो सकता है। मतलब किसी को भी कुछ मन ना करना, सभी को ही क्या मान लेना? बहन मान लेना। वो ज्यादा ही ईश्वरवादी, तो क्या हो गया? परा अहम। और कुछ लोग क्या मान लेते हैं? नहीं ये मेरी वाइफ और सारी बहनें हैं, वो इंसानियत वाली बात हुई, ये क्या होगी? वो होगी ईगो। ठीक है, तो उम्मीद है अब समझ आ गई। सभी को ही बहन मान लिया, वो कहां पे गए? सुपर ईगो में। देखो सभी बहन नहीं हो सकती, उनमें से एक पत्नी भी होगी, आप उसको बहन नहीं बोल सकते। जिनको सभी को ही क्या मान लिया कि नहीं हम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बहन के साथ ऐसा, मदर के साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा हमें, इस टाइप के लोग कहां गए? सुपर ईगो में। और इंसानियत वाली सभी मेरी बहनें हैं लेकिन एक मेरी पत्नी है, ये कौन सा एग्जाम्पल था? ईगो वाला। और किसी के साथ भी, किसी को बहन, कुछ भी, किसी की वाइफ, कुछ ना समझना, पशुत्व वाला व्यवहार कर देना, वो होता है बच्चों इड। उम्मीद है एक तो बता दिया मैंने ट्रॉपिकल का, जिसमें आते हैं कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, एक तो बताया वो। अगर आपसे उन तीनों के बारे में पूछे कि किसने दिया, तो आप याद रखोगे ये दिए थे सिगमंड फ्रॉइड ने। फिर सेकंड हमने पढ़ा है डायनामिक एस्पेक्ट था जो सिगमंड फ्राइड का, उसमें भी इन्होंने 3 प्रकार बताए। एक बताया इड जिसे हम इदम बोलते हैं हिंदी में, फिर बताया ईगो जिसे हम अहम बोलते हैं, और एक किसे बोलते हैं? सुपर ईगो, जिसे हम हिंदी में प्रा अहम बोलते हैं। ये भी उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखोगे। पूछ लिया जाए आदर्शवादी कौन से? सुपर ईगो। पूछ लिया जाए मानवतावादी कौन से? तो ईगो। पूछ लिया जाए पशुत्व वाले, व्यवहार वाले कौन से हो गए? वो होते हैं इड वाले। ठीक है, तुरंत संतुष्टि, सुखवादी जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? इड वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था नार्सिज्म किसने दिया था, ये वर्ड आप याद रखोगे, मैंने शायद लिखा नहीं, अच्छा लिख रखा है बच्चों, ये लिख रखा है बच्चों, देखो इसको इरेज करके मैं यहाँ पे हिंदी में ना लिख के, देखो मैंने कुछ बातें नहीं लिखी हैं, वो अपनी लिख लेना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं कितना लिखूंगी बच्चों, है ना। कुछ बातें आप खुद से भी लिखनी सीखो, ये आपकी वजह से ही मैं लिखने लग रही हूँ, अदरवाइज तो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रही थी, जब मैं पॉइंट्स लिखती थी उसको एक्सप्लेन कर देती थी बोल के, लिखती कम थी, और अब मैं पहले आपके लिए लिख रही हूँ, वो इसीलिए लिख रही हूँ, बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, इसीलिए ये एक पीडीएफ ही है, अपने हाथ से लिखोगे तो खुद की पीडीएफ तैयार हो जाएगी, खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। देखो एक क्वेश्चन आता है, नार्सिज्म वर्ड किसने दिया था? नार्सिज्म, नार्सिज्म का मतलब होता है स्वमोह, खुद से प्रेम करना, ये वर्ड दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। ये कई बार क्वेश्चन आ लिया, नार्सिज्म वर्ड किसने दिया था, आप याद रखोगे, स्वमोह वर्ड किसने दिया था, ये दिया था बच्चों सिगमंड फ्रॉइड ने। एक और भी आया था, ये याद रखोगे, स्वमोह मतलब खुद से प्यार करना, नार्सिज्म। एक आया था लिबिडो, लिबिडो भी, ये भी लिबिडो भी किससे रिलेटेड है, ये भी सिगमंड फ्रॉइड का है। इन्होंने क्या बताया था, जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, लिबिडो का मतलब किस, कहां से रिलेट किया था, इन्होंने रिलेट किया था सेक्सुअल एनर्जी से। लिबिडो सीधा सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, लिबिडो वर्ड भी आप याद रखोगे, लिबिडो सेक्सुअल एनर्जी से, ये किसने दिया था, ये भी किसका है, सिगमंड फ्रॉइड का। नार्सिज्म भी किसका है, स्वमोह, ये भी है सिगमंड फ्रॉइड का। देखो बच्चों जहां पे भी सेक्स वर्ड लिखा जाए ना, वो आप उसको सिगमंड फ्रॉइड के साथ ले जाना, अजीब सी फिलोसफी है, हर जगह पे किसको, सेक्सुअल डिजायर्स को घुसा रखा है सिगमंड फ्रॉइड ने। तो लिबिडो का सेक्सुअल एनर्जी मतलब होता है, और ये किसने दिया था वर्ड, सिगमंड फ्रॉइड ने। नार्सिज्म स्वमोह, खुद से प्यार करना, ये वर्ड भी किसने दिया था, ये भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, अब हमारा एक एस्पेक्ट रहता है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, उसमें उसने 5 अवस्थाएं बचाई हैं, वो और पढ़ लेंगे। देखो एक होती है ओरल, एनल, फैलिक, चलो पढ़ ही लो। देखो मनोलैंगिक विकास, मनोलैंगिक अवस्थाएं, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, 3 एस्पेक्ट से, तीसरा है 5 अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट बताई है ओरल स्टेज, सेकंड बताई है एनल, थर्ड बताई है फैलिक,
फोर्थ बताई है लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज, 5 स्टेज है, ठीक है। इनके इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी, आप याद रखोगे सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इसमें कितनी स्टेज बताई, उसने बताई इसमें 5 स्टेज। कितनी बताई है, 5 स्टेज। 5 स्टेज आपको याद होनी चाहिए, आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए और उनकी एज याद होनी चाहिए, मेनली तो यही क्वेश्चन आता है। आप मेरे साथ साथ ध्यान से सुनो, मैंने लिख रखी है, लिख लेना बाद में, लेकिन सुन लो एक बार। फर्स्ट है ओरल स्टेज, कौन सी है, ओरल स्टेज, 0 से 1.5 वर्ष तक। सेकंड है एनल स्टेज, जिसे बोला गया है 2 से 4 वर्ष तक या 1.5 से 4 वर्ष तक, ठीक है। थर्ड है ओरल होगी, एनल होगी। थर्ड है पैसिव भी बोल देते हैं इसे, फैलिक स्टेज भी बोल देते हैं। फैलिक स्टेज होती है हमारी 4 से लेके 6 वर्ष तक। कहां तक होती है, 4 से लेके 6 वर्ष तक। फिर है फोर्थ लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज है जो वो होती है बच्चों 6 से 12 वर्ष तक। और नेक्स्ट है जेनाइटल स्टेज जो होती है 12 से 18 वर्ष तक। याद रखोगे, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। उम्मीद है अब याद हो जाएंगे। फिर आती इनकी एज की बात, एक बार अब ध्यान से सुन लो, जो मैंने बातें बताई वही लिख रखी है। ओरल स्टेज को हम हिंदी में बोलते हैं मुखावस्था, जिसकी एज होती है 0 से 1.5 वर्ष। अगर 0 से 1.5 वर्ष ना लिखा हो, प्रियोरिटी तो इसी को देना है। अगर ये ना हो तो 0 से 2 वर्ष लिखोगे, लेकिन दोनों ऑप्शन में आए तो आपको जाना है 0 से 1.5 वर्ष के साथ, ठीक है। ओरल स्टेज, मुखावस्था। देखो 0 से 1.5 वर्ष के बच्चे, क्या बताया इन्होंने कि बच्चे का विकास कैसे होता है। देखा होगा ना, छोटे बच्चे अंगूठा चूस रहे होते हैं, कई बच्चे, है ना, अंगूठा चूसते हैं। ओरल स्टेज मतलब मुंह में हर चीज को लेना, मुंह में जैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, दांत आ रहे होते हैं तब। ये सारी स्टेज किस में आती हैं, ये आती हैं ओरल स्टेज में, मुखावस्था। जितनी मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले तो यही पूछेगा ओरल स्टेज किसने दी, किसकी है, सिगमंड फ्रॉइड की। याद रखोगे। एज कितनी है, 0 से 1.5 वर्ष तक। मुख से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है कौन से स्टेज में जाती है, वो जाती है ओरल स्टेज में। दांतों का आना जैसे, और जो बच्चे हर चीज को मुंह में लेना, अंगूठा लेना, अंगूठा चूसना, जो सारी हरकतें वो किसमें है, ओरल स्टेज में है। और इसकी एज क्या है बच्चों, 0 से 1.5 वर्ष तक। उम्मीद है ये याद हो गया होगा। फिर आती है एनल स्टेज, गुदावस्था। जैसे इनका मानना था कि जैसे गुदा निष्कासन हो गया, जैसे जो हम बोलते नहीं है यूरिन, बच्चे, बहुत बच्चे होते हैं कि वो सुसु करते नहीं है, मम्मा मुझे नहीं आ रही, मम्मा मुझे नहीं आ रही, तो उसको वो रोक के रखते हैं। और कई बच्चे देखे होंगे पहले, बहुत टाइप के, पहले जो पुराने टाइम में जो बच्चे होते थे नंगे घूमते रहते थे, पूरी गली में सुसु करते रहते थे, फिर कर लिया, फिर रुक गए, फिर कर लिया। इस टाइप के अजीब सी फिलोसफी है, लेकिन आपके एग्जाम में आती है। एनल स्टेज में इन्होंने क्या बताया, गुदावस्था, मतलब आप जो बच्चे सुसु पोटी करते हैं उससे भी आइडिया लगा सकते हो कि बच्चा किस टाइप का बन सकता है। कैसे, जो बच्चे यूरिन पास आउट नहीं करते, उसका निष्कासन नहीं करते, अपने अंदर संचय करके रखते हैं, वो बच्चे बनते हैं क्या, आगे जाके धन इकट्ठा करने वाले। और जो बार बार सुसु करते रहते हैं उनको बोला गया है आपका हर चीज को लापरवाही जो बच्चे होते हैं, केयरलेस जो बच्चे होते हैं। वैसे तो इन बातों का कोई रिलेट नहीं है, आप बच्चा कोई भी, इसका कोई संबंध ही नहीं है। यूरिन जब पास आउट करना होगा बच्चा करता है, अदरवाइज नहीं करना हो तब नहीं करता। लेकिन इनका मानना था ऐसा, तो आप ये बातें भी याद रखोगे। एनल स्टेज है 2 से 4 वर्ष तक, ये इसमें बातें बताई गई हैं। वैसे आती नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ लिया जाए, इनकी फिलोसफी में लिखा हुआ तो बता दिया, एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है। होगी 2 सेकंड स्टेज। अब आती है फैलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था, 4 से 6 वर्ष तक। 4 से 6 वर्ष की फैलिक स्टेज होती है ना, इसमें बताया है दो, एक इसने वर्ड दिए हैं फैलिक स्टेज में, दो हमेशा आते हैं। एक तो होता है ओडिपस और एक होता है इलेक्ट्रा। थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज, ये याद रखनी है, 4 से 6 वर्ष तक है। फर्स्ट है ओडिपस, वर्ड आता है इसमें, एक होता है इलेक्ट्रा। ओडिपस वर्ड वो होता है बच्चों जब मेल का अपनी मदर से प्रेम होना, मतलब बच्चे होते हैं, लड़का होता है, अपनी माता से प्यार करने लग जाए। वैसे तो प्यार तो होता है एक अच्छे रूप में, माँ के रूप में, बेटे के माँ बेटे का प्यार, लेकिन इसने कहीं ना कहीं इसमें भी सेक्सुअल डिजायर घुसा रखी है। जब बच्चे का माँ के प्रति प्रेम होता है, जब एक लड़के का माँ के प्रति प्रेम होता है, उसे बोलते हैं हम ओडिपस। और जब फीमेल का, लड़की का पिता के प्रति प्यार होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रा। ये कौन सी स्टेज में बताए हैं, ये आप याद रखोगे बच्चों, फैलिक स्टेज में बताए हैं। और फैलिक स्टेज है कौन सी, 4 से 6 वर्ष की। हो गया होगा याद, फिर से सुनो। फैलिक स्टेज है 4 से 6 वर्ष की, इसमें इन्होंने दो वर्ड बताए हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा। जब लड़के का माता के प्रति प्यार है उसे हम ओडिपस बोलते हैं। इलेक्ट्रा वो होता है जब लड़की का पिता के प्रति प्यार है, और यह है कौन से, फैलिक स्टेज में, यह है थर्ड स्टेज। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज है।
क्योंकि ओडिपस इलेक्ट्रा आते हैं, ओडिपस में लड़के का माता के प्रति, इलेक्ट्रा में लड़की का पिता के प्रति, हो जाएगा याद। तो मनोलैंगिक 3 एस्पेक्ट्स हैं, ट्रॉपिकल, डायनामिक, साइकोसेक्सुअल। तीसरा कर रहे हैं हम। ट्रॉपिकल में बताया था कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फिर डायनामिक में बताया था इड, ईगो, सुपर ईगो, और इसमें हम पढ़ रहे हैं ओरल, एनल, फैलिक, फैलिक हो गया, और लेटेंसी हो गया, और जेनाइटल हो गया। ठीक है, ये 5 स्टेज इसमें है मनोलैंगिक में। अब देखो नेक्स्ट, लेटेंसी स्टेज, अव्यक्त अवस्था, सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है ये। इसे पैसिव स्टेज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट क्यों कहा गया? इसमें देखो 6 से 12 वर्ष का, 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, इनका मानना था इनमें जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो पैसिव होती हैं। सेक्सुअल डिजायर पैसिव कैसे? इनका मानना था कि बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, स्कूल गोइंग बच्चा होता है, उसका ध्यान स्कूल की साइड हो जाता है, पढ़ाई की साइड हो जाता है। जितनी हमने चाइल्डहुड में बातें नहीं पढ़ी थी वो सारी कहाँ की हैं? वो सारी हैं लेटेंसी स्टेज में। मतलब अव्यक्त, उस टाइम बच्चे में सारी जो सेक्सुअल डिजायर्स है सोई हुई अवस्था में होती, अव्यक्त होती है। ठीक है, जैसे बच्चा पढ़ाई में ध्यान देता है, खेलने में ध्यान देता है, ये सारी चीजें किस में आती हैं? लेटेंसी स्टेज में, अव्यक्त अवस्था में, और जो होती है 6 से 12 वर्ष तक। करोगे याद? पैसिव स्टेज होती है स्कूल जाने की अवस्था, स्कूल गोइंग स्टेज। तो याद रखना है स्कूल गोइंग स्टेज। जितनी चाइल्डहुड की बातें हैं ना सारी इसी में आती हैं। अब कहोगे कि मैम बच्चा तो 4 साल का, 5 साल का भी जान लग जाता, आपने तो यहाँ 6 से 12 में स्कूल गोइंग बता रखे हो। कि मैं नहीं बता रही, ये सिगमंड फ्रॉइड बता रहे। सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना है कि 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, वो पैसिव स्टेज होती है सेक्सुअल डेवलपमेंट की, स्कूल गोइंग बच्चा होता है, इन चीजों पे ध्यान नहीं होता, वो सिर्फ खेलने कूदने में, सेम जेंडर के साथ खेलना। देखा होगा ना, लड़का लड़के के साथ ही खेलना पसंद करता है, लड़कियां लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। इसीलिए इसको सुप्तावस्था, अव्यक्त अवस्था बोला गया है। अब आती है नेक्स्ट जेनाइटल स्टेज, जिसे बोला गया 12 से 18 वर्ष तक होती है। ये कौन सी लिखनी रखी क्या? 12 से 18 वर्ष तक होती है ये वाली एज। जो सेक्सुअल डिजायर्स है सबसे ज्यादा कहाँ बताई इन्होंने बताई है इसमें, जननांगिक अकी, उनके हर अंग जो है वो विकास हो जाता है। कौन सी स्टेज में? जेनाइटल स्टेज में। जो किशोरावस्था जिसे बोली गई, हमने जो डेवलपमेंट के टॉपिक में भी पढ़ा था, तो जेनाइटल स्टेज, जनांगी अवस्था, ये कौन सी बताई है? 12 से 18 वर्ष की है, 5th स्टेज। उम्मीद है ये जो सिगमंड फ्रॉइड का छोटा सा टॉपिक था वो आपको समझ आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो फिलोसफी तो अजीब सी है, लेकिन हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हमारे लिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हमने तो मार्क्स लेने, हमें फिलोसफी में इसने क्या, इसकी फिलोसफी थी क्या, उस चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि हम जब पेपर में करके आए तो हमारा मार्क्स ना कटे। तो उम्मीद है ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी आपको याद हो गई। लिबिडो वर्ड, जो सेक्सुअल एनर्जी, किसने वर्ड यूज किया है? ये किया है सिगमंड फ्रॉइड ने। नार्सिज्म बताया था, स्वमोह, खुद से प्यार करना, ये वर्ड किसने यूज किया है? ये किया है बच्चों किसने? अभी बताया था मैंने, सिगमंड फ्रॉइड ने। और सिगमंड फ्रॉइड की कौन सी थ्योरी है? साइको एनालिटिकल थ्योरी है, साइको सेक्सुअल थ्योरी, जिसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी बोल देते हैं, मनोलैंगिक सिद्धांत भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके 3 एस्पेक्ट्स है, ट्रॉपिकल, डायनामिक और साइकोसेक्सुअल। ट्रॉपिकल में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और फिर डायनामिक में इड, ईगो, सुपर ईगो, और फिर साइकोसेक्सुअल में 5 स्टेज बताई हैं। ओरल स्टेज 0 से 1.5 वर्ष तक, एनल स्टेज 2 से 4 वर्ष तक, और फिर कौन सी थी? ओरल, एनल, फैलिक स्टेज 4 से 6 वर्ष तक। फिर है चौथी लेटेंसी स्टेज, जिसे 6 से 12 वर्ष तक बोला गया है। और फिर है जेनाइटल स्टेज, जिसे जननांगी अवस्था, जिसमें बच्चे के हर बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, वो है 12 से 18 वर्ष तक। ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी, बहुत इजी लगेगी, बस ध्यान से सुना होगा तो। इसको आराम से कर लेना बच्चों, अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए जरूर लिख लेना इसको। और हाँ बच्चों, अपनी क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करोगे। कुछ भी सजेशन है, कुछ भी बोलना हो, आप कमेंट डाल सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगी, जरूर रिप्लाई करूंगी। क्लासेस पसंद है तो लाइक करोगे, और आस पड़ोस में अपने जो भी भाई बहन पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी बताओ, पढ़े वो भी। अभी आपको पता भी होगा यूपी में वैकेंसीज आ गई है 27,000 के लगभग टीचर्स की, वहां पे भी साइकोलॉजी हमारी काम आएगी। और साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस, कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा, कितनी ही डेप्थ से बोर्ड पूछ ले, सारे का सारा मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगी, पूरा सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पढ़ते रहो, आसपास जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना अपने नोटिफिकेशन को, ताकि क्लास का पता लगता रहे। जरूर क्लासेस को पसंद आ रही है तो लाइक करोगे। थैंक यू बच्चों।